हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने वीडियो में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी हम देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक मेथड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट हमें करना है तो हम केमिकल इक्वेशंस के थ्रू करते हैं और इसमें हम हेल्प लेते हैं सिंबल्स का और केमिकल फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व। जो हमारे सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, उनके हम केमिकल फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं और हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब जिंक ग्रैन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये वही केमिकल रिएक्शन है। तो अगर हमें इसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम रेस्पेक्टिव केमिकल फॉर्मूले का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, जिंक सल्फेट को हम ZnSO4 और हाइड्रोजन को H2 से। और बीच में जो एरो साइन है, आप जानते हैं कि इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो हम आपके सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और इस एरो के राइट साइड में जो आपको मिलता है न्यू सब्सटेंसेस रिएक्शन के बाद, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने केमिकल इक्वेशन बनाई है। अब हम आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर आप सिंपली समझे तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑन बोथ द साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। अब जैसे कि हम अगर ये देखें केमिकल इक्वेशन, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें जो भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आप देख रहे हैं, जैसे जिंक एटम है, हाइड्रोजन है, आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो ये हमने एक टेबल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करके बताया है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं इस केमिकल इक्वेशन में। और ये जो रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं रेस्पेक्टिव और प्रोडक्ट साइड में, वो हम चेक करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड ये वाला पार्ट है रिएक्टेंट का और ये पोर्शन आपका प्रोडक्ट का है। तो रिएक्टेंट पार्ट में जिंक के कितने एटम है, आपको दिख रहा है कि भाई जिंक का सिर्फ एक ही एटम है रिएक्टेंट साइड में, तो हमने यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। ऐसे ही हाइड्रोजन का अगर हम चेक करें रिएक्टेंट साइड में, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हमने हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 लिख दिया है। और सल्फर का हम चेक करें तो सल्फर का सिर्फ एक अकेला एटम है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। और ऑक्सीजन का हम चेक करें रिएक्टेंट साइड में, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। अब सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट साइड में हम चेक करेंगे तो जिंक का आप देख सकते हैं कि जिंक का एक ही यहाँ पे आपको एक सिंगल एटम दिख रहा है, तो जिंक का हमने प्रोडक्ट में 1 लिख दिया है। सिमिलरली हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। सल्फर का आप सिंगल एटम यहाँ पे देख रहे हैं, सिंगल एटम, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। और ऑक्सीजन का अगेन आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 एटम्स हैं, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में आपका जो नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो आपका सेम है। तो हमारा मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के, वो इक्वल है प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट का। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी इक्वेशन थी वो हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो हमें मतलब बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनबैलेंस्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होगा ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अगर आप सेम एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम चेक करेंगे तो हो सकता है वो सेम ना हो, डिफरेंट हो। और ऐसा 1
या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ हो सकता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो उनका नंबर अनइक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन को कंसिडर करें, जैसे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O दैट इज़ वाटर। तो इस इक्वेशन को आप अगर ध्यान से देखें तो ये पोर्शन आपका रिएक्टेंट है और ये पार्ट आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ एटम्स को कंसिडर करें तो कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट आप दिख रहे हैं आपको? एक हाइड्रोजन दिख रहा है और एक ऑक्सीजन। तो हमने हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम दिखा दिया है। अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इनके नंबर ऑफ एटम्स को हम चेक करते हैं। अब रिएक्टेंट वाले पार्ट में अगर हम देखें, रिएक्टेंट का ये पार्ट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आपको 2 एटम दिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट साइड में हम चेक करें तो प्रोडक्ट साइड में अगेन आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। अगर हम ऑक्सीजन एटम का ध्यान दें तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 एटम्स आपको दिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। और प्रोडक्ट साइड में आपको ऑक्सीजन का एक ये सिंगल एटम दिख रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, इक्वल रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 2 है। बट अगर आप ऑक्सीजन का चेक करेंगे तो रिएक्टेंट में तो आपका 2 एटम है बट प्रोडक्ट में ओनली 1। तो आप सोच रहे होंगे कि वो जो यहाँ से एक एटम जो गायब हो गया है, जो यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ चला गया? क्या वो डिस्ट्रॉय हो चुका है? क्या मतलब वो गायब हो गया है? आप सभी सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। एक ये थ्योरी होती है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आप कोई नया एटम क्रिएट कर सकते हो, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एटम के जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में होंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन के जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में होंगे, अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को कंसिडर करें। तो आपने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम है वो डिफर कर रहा है। रिएक्टेंट में 2 एटम है ऑक्सीजन के और प्रोडक्ट में 1। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई एटम डिस्ट्रॉय आपने कर दिया या एक नया एटम आपने क्रिएट कर दिया, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब हम जानेंगे कि बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन की, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स को सेम करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। अगर हम दोबारा से ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर वाली केमिकल इक्वेशन को कंसिडर करें तो आपने देखा था कि हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी 2 एटम दिख रहे हैं आपको हाइड्रोजन के। बट यहाँ ऑक्सीजन के अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है और यहाँ ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस ऑक्सीजन का जो 1 एटम है इसे 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन आपके हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स में भी होगा और आपका ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स में भी। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के आप देख रहे हैं कि पहले से ही 2 एटम थे, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 सा 4, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स टोटल 4 हो जाएंगे प्रोडक्ट साइड में। और 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑक्सीजन में भी होगा। ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम था, तो जब 2 का मल्टीप्लिकेशन आपका ऑक्सीजन में होगा तो ऑक्सीजन के आपके एटम्स हो जाएंगे 2 1 सा 2। तो ये आपका प्रोडक्ट साइड में फाइनल नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब आप ये बताओ कि प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपके 4 हो गए और रिएक्टेंट साइड में तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन एटम है। तो इस 2 एटम को 4 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है
का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के 2 एटम में होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाएंगे रिएक्टेंट साइड में, और ऑक्सीजन के तो ऑलरेडी यहाँ पे आपके 2 एटम है ही हैं। तो अगर अब आप चेक करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपके हो गए। तो इस तरह से आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हम आपको और भी, जब हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ये जो जिंक प्लस एक्वस H2SO4, एक्वस मतलब एक हमने उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म में ले लिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट साइड में जिंक का आप देख रहे हैं सिर्फ एक सिंगल एटम है, और प्रोडक्ट साइड में भी एक सिंगल एटम है, और आपका हाइड्रोजन के अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम दिख रहे हैं आपको, और प्रोडक्ट में भी 2 एटम है। तो अभी तक हमारा बैलेंस चल रहा है। सल्फर का अगर आप देखें तो ये सिंगल एटम आपको यहाँ दिख रहा होगा रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी यहाँ पे सिंगल एटम है। सल्फर के एटम्स भी बिल्कुल इक्वल नंबर में है, बैलेंस है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है, और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये पूरी की पूरी जो केमिकल इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम ये एक और हमने एग्जांपल लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, प्लस वाटर। तो इसमें जो अगर हम बैलेंसिंग का चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं कि जैसे कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम का सिर्फ आपको एक एटम दिख रहा है, और प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम का एक सिंगल एटम है। तो कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स अपने बैलेंस है। अब यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंट है कि आप देख रहे हैं कि जो ये हाइड्रोक्साइड है OH, इसको हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं हम, तो ये OH आपका ब्रैकेट में है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है ये जो 2 है ना ब्रैकेट के बाहर, तो इस 2 का मल्टीप्लाई आपका ऑक्सीजन में भी होता है और हाइड्रोजन एटम में भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट है यहाँ से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है 2, और हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम्स है 2। अब हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में से देखें तो कार्बन का एक सिंगल एटम है, और प्रोडक्ट में देखें तो कार्बन का एक यहाँ पे सिंगल एटम है, तो कार्बन का तो बैलेंस है नंबर ऑफ एटम। अब ये ऑक्सीजन का जो पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं O2 है, मतलब यहाँ से आपको ऑक्सीजन के 2 एडिशनल एटम और मिल गए। तो आप ये बताइए कि रिएक्टेंट पार्ट में जो आपका ये जो रिएक्टेंट पार्ट है इसमें ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम हो गए, 2 + 2। तो आपके ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हो गए, 4। और आप ये बताइए कि अगर हम प्रोडक्ट साइड में चेक करें ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 एटम, और ये जो वाटर है वाटर में ऑक्सीजन का एक एटम है, तो 3 + 1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के टोटल 4 एटम हो गए। और रिएक्टेंट साइड में भी हमने देखा था कि ऑक्सीजन के टोटल कितने हैं, 2 + 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के टोटल 4 एटम है, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है ऑलरेडी। और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 एटम है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के भी यहाँ पे भी आपके 2 एटम है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन जो है ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है आपकी। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि हीट आपकी इवॉल्व होती है, मतलब एकदम गर्मी जनरेट होती है हीट। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि तो बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन जब एयर में बर्न करता है यानी ऑक्सीजन में जब बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एक हीट एकदम जनरेट होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली नेचुरल गैस में मीथेन होता है। मीथेन को हम CH4 से डिनोट करते हैं। मीथेन जब एयर में बर्न होता है ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ हीट इज ऑल्सो जनरेटेड, बहुत सारी गर्मी एकदम जनरेट होती है। तो ये भी आपका एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
तो आप देख रहे हैं कि जितने भी आपके जैसे ऑक्सीजन में जब हम बर्न करते हैं कार्बन को, नेचुरल गैस को और बहुत सी चीज़ें जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भी कंबस्टिबल फ्यूल होती है, तो ये इनमें बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जितने भी कंबशन रिएक्शंस होते हैं, मतलब जो हम किसी फ्यूल को हम एयर में बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो वो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कंबशन और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि आपका वुड हो गया, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल या और भी आपके जो फ्यूल्स होते हैं उनको जब हम ऑक्सीजन या एयर में बर्न करते हैं तो लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है, आप जानते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में एक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और हमारे जो लंग्स में ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और फिर हमारा एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस में हमारी बॉडी में हीट भी जनरेट होती है, तो इस वजह से रेस्पिरेशन को हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है, तो उसका हमने आपको एक फ्लो डायग्राम में समझाया है कि कैसे हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो भी एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्योंकि जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो हमारा एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, उससे हमारा एक हीट भी हमारी बॉडी में जनरेट होती है। जैसे कि स्टार्च आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आप जानते हैं कि जब हमारा फूड डाइजेस्ट होने का जो प्रोसेस होता है तो उसमें सबसे पहले जो स्टार्च होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जो कि एक सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और फिर क्या होता है कि ये एक स्लो कंबशन होता है ग्लूकोज का। कैसे? बॉडी सेल्स में जो ऑक्सीजन के साथ जब स्लो कंबशन होता है ग्लूकोज का, तो उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी जो ये रिलीज होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो इसके साथ हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। इस वजह से इसको हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमने डिनोट कर रखा है कि जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हमारे जो बॉडी ब्लड सेल्स में, जो ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ ये कंबाइन करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में वाटर एक और लॉट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज। तो ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब कि जो आपने देखा था लास्ट वीडियो में, हमने एक केमिकल रिएक्शन को हमने स्टडी करा था एंडोथर्मिक रिएक्शन वाला, जिसमें कि जब आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे आप ले सकते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब हम 3000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। और हमने यहाँ पे बैलेंस करके आपको दिखाया हुआ है कि ये हमने 2 का जो मल्टीप्लाई करा है, ये इसलिए करा है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में एक सिंगल एटम था पहले, और इसी तरह से रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम थे, प्रोडक्ट में सिर्फ एक सिंगल एटम था। तो इसी वजह से हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, जिससे कि 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ या नाइट्रोजन के सिंगल एटम में भी हो जाए और ऑक्सीजन के सिंगल एटम में भी। तो इस वजह से नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो जाएंगे। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हैं कि आपको इनिशियली इतना अमाउंट ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट करना पड़ेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आपस में रिएक्ट कराने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत ही लॉट ऑफ हीट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हुई है। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट कराने के लिए आपने बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करी है इनिशियली। तो इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहें। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी आपका एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें भी आपको
कैल्शियम कार्बोनेट को आप इनिशियली आपको हीट करना पड़ता है। इसका मतलब जो आपका रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तब जाके आपका केमिकल रिएक्शन होता है और ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। बट ऐसा नहीं हो रहा कि प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ आपकी बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज़ हो रही हो, ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से ये भी एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस। आप सब जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड सिंथेसाइज का उनका ये प्रोसेस होता है फूड सिंथेसिस का, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसमें ये प्लांट्स हमारे सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड सिंथेसाइज करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो केमिकल इक्वेशन से हमने रिप्रेजेंट करा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड आप जानते हैं कि क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है हमारा प्लांट्स में, उसकी हेल्प से ग्लूकोज बनता है प्लांट्स में और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन भी हमने बैलेंस कर रखी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लायर है, यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लायर है और यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लायर है। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कार्बन का आप देख रहे हैं कि 6 का मल्टीप्लाई कार्बन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी। तो यहाँ से कार्बन के आपके 6 एटम हो जाएंगे और ऑक्सीजन के आपके हो जाएंगे यहाँ से 6 2 12। अब यहाँ पे भी हमने 6 से मल्टीप्लाई इसलिए करा है, तो आप देख सकते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के 2 एटम में भी होगा और ऑक्सीजन के सिंगल एटम में भी। तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन के 6 2 12 एटम्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन 6 एटम। इसी तरह से यहाँ 6 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के 2 एटम में हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के आपके 6 2 12। अगर आप अब रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स को आप कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो आपका वो बैलेंस आपको इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। जैसे कि कार्बन के यहाँ से आपने देखा 6 एटम हो गए, यहाँ पे 6 एटम कार्बन के और प्रोडक्ट साइड में भी आपके कार्बन के 6 एटम है। ऑक्सीजन का हम चेक करें तो इस वाले पोर्शन से आपने देखा था ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 2 12 एटम हो गए हैं और यहाँ पे 6 1 6, तो 12 और 6 आपके ऑक्सीजन के टोटल 12 + 6 हो गए 18 एटम। तो ऑक्सीजन के टोटल आपके 18 एटम हो गए। इसी तरह से प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की यहाँ से आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के यहाँ ऑलरेडी 6 एटम है और इस पोर्शन से आपने 6 मल्टीप्लाई करा तो 6 2 12 एटम्स हो गए थे। तो अगेन 12 + 6 आपका ऑक्सीजन के आपके यहाँ पे टोटल आपके 18 एटम्स आपके हो गए। और अगर हम हाइड्रोजन का चेक करें तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 6 2 12 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम और प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की 12 एटम है। तो इस तरह से ये आपका केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। आपने आज की वीडियो में देखा कि ये सब हमने कवर करे हैं टॉपिक्स, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, और कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हमने फोटोसिंथेसिस भी देखा हमने, जो कि एक टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे और भी टॉपिक्स, और जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस की वीडियो एक अलग से रख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।